कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर हम लोगों की विज्ञान की तीसरी क्लास है। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से कहा था कि हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए एक क्लास या फिर एक यहाँ पर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर 30 दिन का पूरा होने वाला है। ये तीसरी क्लास है। बीच में हमारी 2-3 दिन क्लास नहीं आई, उसका रीज़न बस इतना था कि हम लोगों का यहाँ पर स्वास्थ्य खराब था, तो हमने इसके लिए आज से फिर हम इसको एक अपने सिरे से चलते रहेंगे। यहाँ पर ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग परमाणु और अणु को अच्छे से समझ रहे होंगे। मैंने इससे पहले आप लोगों को 2 क्लास अच्छे से करवा दी है, जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहली क्लास हमारे आसपास के पदार्थ तथा दूसरी क्लास हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के बारे में अच्छे से पूरा करवा दिया है। यदि आपने मेरी वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो कृपया करके पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चल रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारे सामने लिखा हुआ है परमाणु, तो हम इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो मैं अभी आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ। देखो ये क्लास हमारी, मैं पहले ही बोलूँगा, यहाँ पर मैं अभी पहले ही बोल देता हूँ, 45 से लेके 50 मिनट की ये पूरी क्लास होने वाली है। आप लोग जानते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल स्टार्टिंग का, याद रखना, अगर किसी को साइंस की बेस तैयार करना है तो उसको एटम और मॉलिक्यूल्स या फिर हम कह सकते हैं परमाणु और अणु का जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर परमाणु को समझेंगे, अणु को समझेंगे, और उसके बाद इसमें होने वाले रासायनिक जो आपके क्या कहते हैं सिद्धांत हैं उसको अच्छे से समझ रहे होंगे, रासायनिक सिद्धांतों को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम इसके अंतर्गत डाल्टन के प्रभाव को समझेंगे, डाल्टन ने किस तरह परमाणु की परिभाषा दी थी। उसके बाद हम इसके अंतर्गत यहाँ पर समस्थानिकों के बारे में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ सापेक्षिक जो परमाणु द्रव्यमान होता है और परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है AMU, जिसको यू के नाम से भी जानते हैं, इन सबको मैं आज अच्छे से आपको बताने वाला हूं। बस आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं। बस मैं आप लोगों के लिए ये जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करता हूं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहे होंगे। दूसरा, आप लोगों को क्या करना है, जितने भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना यहाँ पर ना भूलें। देखो मेन चीज़ क्या है, आप लोगों के लिए हम लोग सिर्फ एक सिरे से अभी चला रहे हैं। लगभग ये हमारा जब तक फरवरी आप लोगों का मिड फरवरी होगा, हम ये पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर ख़त्म कर चुके होंगे। उसके बाद हम लोग बिल्कुल अच्छे से MCQ भी लेकर आने वाले हैं। लगभग यहाँ पर 10 आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सभी विद्यार्थी जितने भी हैं हमारे साथ इसमें जुड़ जाएं। और मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई भी टॉपिक आप लोगों का छूटेगा नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं परमाणु। तो देखो मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बताया था महर्षि कर्णाद के बारे में। महर्षि कर्णाद ने, जहां पर आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था पदार्थ में, इनके अनुसार पदार्थ 5 चीज़ों से मिलकर बना था, मैंने पहले ही दिन बताया था। तो इसके अंतर्गत अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको आज अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो परमाणु क्या है, इनके अनुसार भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाद के अनुसार, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, महर्षि कर्णाद के अनुसार, एक सेकेंड, क्या लिखा है, कर्णाद के अनुसार यदि हम द्रव्य को विभाजित करते हैं, देखो द्रव्य यानी पदार्थ, ठीक है, द्रव्य, देखो एक चीज़ पूरा अच्छे से बता देता हूं मैं, द्रव्य को ही पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए, यदि हम पदार्थ को विभाजित किया जाए और हम छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएं तो अंत में एक सीमा आएगी जब उससे छोटा कोई कण नहीं बचेगा। मैं इसको बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ। देखो किताब की भाषा बहुत बड़ी होती है, मैं थोड़ा नॉर्मल बता देता हूँ। देखो ये मान लो एक पदार्थ है, इस पदार्थ को मैंने तोड़ा, ठीक है, ठीक है, इस पदार्थ को मैंने तोड़ा और एक इतना छोटा लास्ट का पार्ट जब तक तोड़ते गया, जब तक देखो एक अंत आएगा जब जहाँ पर नहीं टूटेगा, ठीक है, वहाँ तक मैंने तोड़ा, और वो एक ऐसी कंडीशन होगी कि उससे छोटा और वो हो ही नहीं सकता। अर्थात यहाँ से आपको क्या पता लगा, परमाणु तत्व का, परमाणु तत्व का या किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसी हम बात करते हैं अणु की। देखो अणु क्या है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर क्या बनेगा, अणु बनेगा। ठीक है, परमाणुओं से, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। जैसे अभी हम विज्ञान में आगे पढ़ेंगे
सबसे पहले आप लोग सेल पढ़ते हैं। बहुत सारे सेलों से मिलकर आप लोगों का उत्तक बनता है। बहुत सारे उत्तकों से मिलकर आप लोगों का अंग बनेगा। उस अंग से आप लोगों का क्या बनेगा, बाहर का स्ट्रक्चर बनता है। फिर उसके बाद आप लोगों का पूरा शरीर बनता है। वैसे ही करके इस परमाणु के अंतर्गत भी अगर मैं बात करता हूँ तो परमाणु के बाद आपके अणु आएंगे। अणु के बाद आप लोगों का यहाँ पर जब ये बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनेंगे, यौगिक बनेंगे। यौगिक के बाद आप लोग यहाँ पर क्या बनेंगे, जिसको ढंग से देखेंगे तो एक आप लोगों का यहाँ पर अगर अगर आपको एफ ई का तैयार करना है, एफ ई तैयार करना है तो एफ ई ये क्या है, आप लोगों का यहाँ पर तत्व है। ठीक है, तत्व से पहले आप लोगों के अणु मिलेंगे। ठीक है, अणु मिलेंगे और अणु के बाद क्या, सबसे सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु। ठीक है, परमाणु स्टार्टिंग परमाणु से होगी। तो याद रखना इन परमाणुओं को भी विभाजित किया जाता है। इन परमाणुओं को भी विभाजित किया जाता है। इन परमाणुओं को किस में विभाजित करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। इस चीज़ को जो मैंने अभी आपको समझाया, आशा करता हूँ आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। परमाणु भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद के अनुसार यदि हम द्रव्य को विभाजित करे जाएं तो छोटे से छोटे कण प्राप्त होते हैं और अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा, यानी अब वो टूटेगा ही नहीं। तो इस अविभाज्य कण को ही परमाणु कहा गया था। किसके अनुसार, महर्षि कणाद के अनुसार। और यही इसकी परिभाषा भी है कि सब तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहलाता है। बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है और बहुत सारे अणुओं से मिलकर किसी तत्व या पदार्थ का निर्माण होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन नियम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसको मैं समझाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कार्बन है, क्या है, देखो ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पर मैं काले पेन से लिख देता हूँ और उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर है आप लोगों के पास कार्बन। ठीक है, कार्बन है। इस कार्बन में अगर मैं कह रहा हूँ, इस कार्बन में मैंने अगर यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, इस कार्बन में मैंने ऑक्सीजन मिला दिया, तो आप लोगों का क्या बनकर आएगा, ध्यान से देखो, तो CO2 बन जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो यही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसमें से क्या निकलेगा, आप लोगों का एक यहाँ पर ऊष्मा तैयार होगी। ऐसे ही करके यदि मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ तो इसको ध्यान से देखें। एक आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरी जगह दिखा देता हूँ थोड़ा, एक सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ध्यान से देखते रहना। आपके पास ये मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम में मैंने ऑक्सीजन मिलाया तो आपका क्या बन गया, MgO2। ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहिए। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं 2MgO। ठीक है, ये चीज़ें, इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है और यहीं से आपके पेपर में आएंगे। रीजन क्या है, इसको ध्यान से देखें। ये है आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे Mg है। ठीक है, Mg को मैंने ऑक्सीजन में मिलाया तो आप लोगों की क्रिया हुई और MgO बन गया। इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पर यह रासायनिक जो अभिक्रिया हुई है, ये अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं और इनके कुछ अपने नियम होते हैं। ये इसी नियम के अनुसार बनेंगे। सबसे पहला इसका नियम कहता है कि इसका जो द्रव्यमान होगा, यानी जो इसका LHS है, इसके RHS के बराबर होना चाहिए। अर्थात इसका जो द्रव्यमान हमने स्टार्टिंग में लिया था वही अभिक्रिया होने के बाद भी रहना चाहिए। अर्थात अगर मैंने 10 किलो, ये दोनों के दोनों 10 किलो लिए हैं तो यहाँ से बनने वाला मेरा प्रोडक्ट भी 10 किलो का होगा। तो पहला नियम तो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात कुछ भी बना लो, कुछ भी चीज़ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगी, उसका प्रारंभिक में जो द्रव्यमान था वही उसके अंत का द्रव्यमान भी रहेगा। ठीक है, पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, इसका स्थिर अनुपात का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ध्यान से देखेंगे। जैसे हम H2O की बात कर लेते हैं। ठीक है, H2O अगर मैं अपने घर का पानी लेता हूं,
ठीक है। बाहर अगर मैं बात कर लेता हूँ नदी का पानी लेता हूँ, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ बिस्लेरी की बोतल की बात करता हूँ, तो आप हर जगह देखेंगे तो H2O का सामान्य इसका एक अनुपात है, तभी ये जल बना है। यानी अगर मैं बात करता हूँ तो H2O अगर आपके सामने होगा तो आप इसको कहेंगे जल है। इसका रीजन क्या है, इसमें 2 परमाणु H के हैं और एक ऑक्सीजन का है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा है, H2O कहा है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होती है, CO2 होती है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि हम CO को भी कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। सबके अपने अपने परिभाषाएं होती हैं, इसको ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। हर किसी के लिए एक स्थिर अनुपात होता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसने। रासायनिक संयोजन के नियम में वैज्ञानिक कौन है, ध्यान से पढ़ो, ये वैज्ञानिक का नाम आ सकता है एंटोनी एल लेवेसवे और जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए थे। अब आपसे पूछे जा सकते हैं किसके द्वारा रासायनिक संयोजन के नियम आए थे। देखो, रासायनिक संयोजन का मतलब क्या है, जब हमने H2O को यहाँ पर, जब मैंने किसको, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से मिलाया, संयोजन किया है ना, तो एक तो संयोजन हो गया और ये क्या चल रही है, रासायनिक अभिक्रिया कर रही है। तो रासायनिक संयोजन के ही नियम हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वैज्ञानिक एंटोनी एल लेवोसिये ने, जोसेफ एल प्राउस्ट, इन दोनों ने, याद रखना, इन दोनों को अच्छे से याद रख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं किसके द्वारा रासायनिक संयोजन का खोजा गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को सामने दिया हुआ है, ठीक है, के 2 महत्वपूर्ण नियम स्थापित किए इन्होंने। सबसे पहला कहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो मैंने आपको समझा दिया, स्थिर अनुपात का नियम, जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो, इन्होंने क्या कहा है, द्रव्यमान क्या है, जो द्रव्य है अविनाशी है, ध्यान से करना। पदार्थ एक अविनाशी है, पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो ये बोल रहा है। पदार्थ को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन उपरांत द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहेगा जितना प्रारंभ में था। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर मैंने Mg+O का 10 किलोग्राम लिया है तो MgO का भी यहाँ पर 10 किलोग्राम ही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक के तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, अर्थात एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अर्थात, उदाहरण सुन लीजिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर बार आता है, ठीक है। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जल में, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ क्या कह रहा है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान, देखो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन का क्या द्रव्यमान होता है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, 1 है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के कितने हो रहे होंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो आप लोगों का कितना होगा, यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान 16 हो रहा होगा जब हम इसको O2 करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, और सिंपल O का कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। यदि अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो कार्बन के 12 होते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ नाइट्रोजन की, तो 14 होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, तो 23 होते हैं। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अच्छे से कर जाने होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैग्नीशियम की, तो 24 होते हैं। सल्फर की बात करेंगे तो 32 होते हैं। ये जितने मैंने आपको करवाए हैं सारे NCERT में दिए हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है, पहले देखो मैं जो करवा रहा हूँ उसको ध्यान से पूरा देखें, उसके बाद आप लोग किताब से पढ़ें, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, स्थिर अनुपात के नियम में ये कहता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1/8 रहेगा। चाहे वो पानी आपके फ्रांस का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान, कहीं का भी पानी होगा तो उसमें अनुपात कितना होगा, 1:8 होगा। अर्थात
H2O ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जल को हम H2O ही कहेंगे, H2O2 नहीं कह देंगे। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दो नियम थे रासायनिक संयोजन के, पहला द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया था? एंटोनी एल लेविसॉय ने और जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण है, अब इसको ध्यान से देख लेना। महत्वपूर्ण इसमें क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोगों को यहाँ इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव यानी पदार्थ, चाहे वह तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, मैंने पहले ही बताया था, पहले तत्व आते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनेंगे? यौगिक बनेंगे। ये दोनों आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जब इन दोनों से दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक तत्वों से, दो या दो से अधिक यौगिकों से, दो या दो से अधिक यौगिक तत्व दोनों से अनिश्चित अनुपात में, ये यौगिक तो निश्चित अनुपात में होगा, ये अनिश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, मैंने परसों पूरा अच्छे से समझाया था ये। तो यहाँ क्या कह रहा है? डाल्टन के अनुसार पदार्थ चाहे वो तत्व होगा, या तो तत्व होगा या फिर यौगिक होगा या फिर मिश्रण होगा, इनमें से कुछ भी होगा, तो क्या लिखा है? सूक्ष्म कणों से ही बना होगा, जिसको हम परमाणु कहते हैं। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है जो इन्होंने कहा है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना। डाल्टन के अनुसार द्रव्य चाहे तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अर्थात डाल्टन ने किसका सिद्धांत दिया था? किसके बारे में बताया था? परमाणु के बारे में बताया था। अब वहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? परमाणुओं से, अणुओं से, या फिर आप लोगों से पूछ देंगे यौगिक से या तत्व से, तो आपको पता होना चाहिए परमाणु से। देखो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है जो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या है, इसको ध्यान से देख लीजिए। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, इस चीज़ को आपको पता लग गया होगा। मैंने आपको बताया था ये क्या है? पदार्थ है। अगर मैं इसमें से कुछ पार्ट निकाल दूँ तो ये आपका तत्व निकल कर आएगा। इसमें से अगर मैं कुछ बाहर निकाल दूँ तो ये आपका क्या निकल कर आएगा? अणु निकल कर आएगा। अगर मैं इसमें से भी कुछ लास्ट का पार्ट निकालूं तो वो परमाणु होता है। तो क्या कह रहा है इसका पहला? सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जी हाँ, बने होते हैं। तो इनका पहला तो सही है। देखो दूसरा क्या कह रहे हैं? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतः कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना ही सृजित होंगे और ना ही उनका विनाश होगा। ये मैंने ऊपर अभी रासायनिक संयोजन के नियम में आपको बता दिया था। दिए गए तत्व सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर क्या होगा? समान होगा। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपको दिए गए तत्व होंगे ना रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पर आपने Mg मिलाया था और O2 मिलाया था, क्या कह रहा है वो? दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और उनका रासायनिक गुणधर्म भी समान होगा जब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को देख लेना। फिर आगे चलते हैं। विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान, ये मैंने करा दिया। विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी एवं पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोज कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक के परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। इस चीज़ को देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये 5 के 5। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखो ध्यान से देख लेना, ये जो मैंने पाँचों के पाँचों आपको समझाए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। परमाणु का आकार, देखो परमाणु के आकार पर चलते हैं अब हम। परमाणु का आकार क्या है सबको पता है। परमाणु सबसे छोटा कण होता है किसी भी तत्व का, तो उसका आकार जब हमने नापा तो वो किसके बराबर है? 1 नैनोमीटर। अर्थात ये मैंने पहले ही बोला था, परमाणु सबसे छोटा कण होता है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से कभी नहीं देख सकते, ठीक है। याद रखना, महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ सापेक्षिक परमाणु के द्रव्यमान के बारे में, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग किसी ना किसी चीज़ को मानक मानकर चलते हैं, तो यहाँ पर हम मानक भी किसी ना किसी चीज़ को मानेंगे, मानक इकाई मानेंगे। तो इसको ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है ये? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग
के अनुपात को के द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे यहाँ से प्रश्न बन सकता है इसकी परिभाषा से, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई सबको पता है यू होती है या फिर AMU होती है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे, जहाँ जहाँ से आएंगे हम वहाँ पर उसको अच्छी तरह समझा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आपने भी सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान पढ़ा, अब परमाणु के बाद क्या आएंगे, आणविक। ठीक है, ये अणु है, तो क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिए। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जिससे विवादित होता है कि पदार्थ के एक अणु में कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के कितना गुना भारी है, वो यह दर्शाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखो इसमें क्या होता है ना, सीधे डायरेक्ट आप लोगों से ये पूछा जाएगा H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है, H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, पहले आप H यानी हाइड्रोजन, मैंने बताया कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और इसका द्रव्यमान मैंने देखो ऊपर पहले ही बता दिया था, एक बार फिर मैं ढंग से बता देता हूँ। देखो ध्यान से इसको पूरा अच्छे से एक बार पूरा ढंग से लिख लो। देखो हाइड्रोजन की कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कार्बन का, तो कार्बन का कितना होगा, यहाँ पर 24 हो रहा होगा, सॉरी 12 हो रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना, 12 हो रहा होगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में 2 अणु हो जाते हैं, सिंगल ऑक्सीजन का 8 होगा, और 2 का कितना हो जाएगा, 16 हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपका 14 होता है। अगर हम बात करते हैं आपसे Na की, तो Na का कितना, यानी सोडियम का 23 होगा, मैग्नीशियम का 24 होगा। ये क्या चल रहे हैं, ये द्रव्यमान है। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक नहीं है, परमाणु द्रव्यमान है, इस चीज़ को देख लेना। परमाणु, देखो मेन चीज़ क्या है, आपको कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको इस चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। देखो ए क्या है, आवर्त सारणी है, ध्यान से सुनते रहिए। आवर्त सारणी में इधर वाले जो तत्व हैं ये पूरे के पूरे धातु हैं। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। इधर साइड को जो है ये आपके उपधातु हैं, और इधर साइड को अधातु हो जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इधर साइड की, तो ये अकरीय गैस होते हैं, और नीचे साइड को भी धातु मिलते हैं। ये कहाँ से हैं, और C और D से ही यहाँ से आप लोगों का मिल जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपका ये पूरा आवर्त सारणी है। आशा करता हूँ, बस देखो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ अभी, जब हम अभी आगे आपको ब्लैक बोर्ड में करवाएंगे ना, देखो अभी मैं आपको 1 तारीख से या हो सकता है 25 तारीख से ब्लैक बोर्ड में समझाऊं, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी यहाँ आप लोगों को सिर्फ समझना है, जब आवर्त सारणी में सामने लाऊंगा तब आप इस चीज़ को समझ लेना। तो इसमें जो आपके जितने भी तत्व हैं ना, वो 118 तत्व हैं, मैंने कल बताया था, पूरे 118 तत्व हैं। ठीक है, यदि मैं इसमें से 1 2 3 4 5 6 करके करूँ, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ क्लोरीन आप लोगों का 17वें नंबर पे पड़ता है। ठीक है, तो यानी क्लोरीन क्या हो गया, इसका परमाणु क्रमांक हो गया। जैसे आपका स्कूल में रोल नंबर होता था ना, आपका यूनिक एक रोल नंबर होता था, तो ऐसे ही क्लोरीन का भी एक परमाणु क्रमांक है, उसको 17 कहते हैं। यदि हाइड्रोजन कहेंगे तो परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ किस चीज़ की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इन चीज़ों की अगर मैं बात करूँगा तो इन सब के अपने अपने परमाणु द्रव्यमान होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, जैसे मान लो Cl तो है, Cl क्या है आपका 17। ठीक है, अगर मैं Cl का परमाणु द्रव्यमान करूँगा तो 35.5 होगा। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं अगले जब हम 10 में पढ़ेंगे तो ये भी अपने आप में विफल हो गया था, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है, इस चीज़ को देखेंगे तो 2 आएगा आप लोगों का, H2 का आपका हाइड्रोजन का 2 आएगा। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर किस चीज़ की, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर 16 आ रहा होगा। परमाणु क्रमांक का दुगना हो जाता है, याद रखना। ठीक है, परंतु जब ये Cl पर आते हैं तो Cl का 17 है, परंतु यहाँ द्रव्यमान आपका 35.5 होता है। ये सब आपको मैं बताऊंगा जब हम आप लोगों को पूरे अच्छे से परमाणुओं की जो थ्योरीज हैं जब वो पढ़ा रहा हूँगा, तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये क्लास 10th में आएगा। अभी जितना करवा रहा हूँ सिर्फ अभी आप उतना करिए। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, देखो मेन चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी, परमाणु, आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान अगर मैं आपसे बात करता हूँ H2O का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो यहाँ पर अगर आपसे बात करेंगे तो यहाँ पर सॉरी H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, क्योंकि ये अणु है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना है ना, तभी तो अणु बना, तो ये आणविक द्रव्यमान इसका क्या होगा, इसका ये होगा 2, तो H है आप लोगों के पास, और H का कितना होता है, 1 होता है।
प्लस कितना हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा, यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा O हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का O होता है, तो टोटल H2O का कितना हो जाएगा 18U हो जाएगा। आपसे ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, जैसे यहाँ ये दे रखा है, अब आपसे पूछ सकते हैं H मीथेन का कितना है, जल्दी बताइए मीथेन का बोलेंगे, जैसे यहाँ पर मीथेन का दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कार्बन का कितना है, सब कुछ पता होना चाहिए। कार्बन का 12 है आप लोगों के पास, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे लेकर चलता हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1 × 4 तो कितना हो जाएगा मीथेन का, तो 16U हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको पता लग जाएगा। जैसे अमोनिया दे रखा है यहाँ 17U हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर ढंग से समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर इसके द्रव्यमान दिए हुए हैं, द्रव्यमान में आप लोगों को देखो, इसको देखो यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। कार्बन का कितना होता है 12U होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 होता है। देखो ये गलती मत करना, यहाँ से प्रश्न अगर आएंगे तो बिल्कुल भी गलत मत करना, क्योंकि प्रश्न आपके थ्योरीज में से ज़्यादा नहीं आएंगे, यहीं से प्रश्न बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो 24 होता है। देखो अब प्रश्न कैसे बन जाएगा, सीधे बन जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ H2O का, मैंने जैसे अभी बताया था, तो H का कितना है 1U है, और यहाँ पर 2 परमाणु है, तो 1 इंटू कितना हो गया 1 यानी 2 हो गया। 16 है यहाँ पर, 16 हो गया, तो ये 2 + 16 = 18U, ऐसे करके निकल गया। और ऐसे ही करके आप अपने घर में खुद 2-3 यहाँ पे 2-3 चीज़ों के निकालिए। जैसे आप इसका निकालिए MgO का निकाल कर दिखाएं मुझे। जब आप MgO का निकालेंगे तो Mg का मैंने बताया 24 है, इसका कितना है 16 है, तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा होगा, जब इसको देंगे तो 20 आ जाएगा, तो यानी 40 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। परंतु ये 2M जो होता है तो इसका 80 हो जाएगा। देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यदि आपने इसको ढंग से किया होगा तो अभी आप इसको कर पाएंगे। वहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपसे, जैसे ये मान लो एक आपके सामने इक्वेशन आ गई, ठीक है, Mg + O2 2MgO ये आ गई। इसमें कहेंगे जो ये रेखांतित भाग है इसका आणविक द्रव्यमान निकालिए। इसका आणविक द्रव्यमान आपको पता है, इसका आणविक द्रव्यमान पता है, तो इसका आणविक द्रव्यमान आप लोग निकाल कर दिखाएं। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है मोल संकल्पना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखना, मोल संकल्पना से ही आप लोगों को अवोगाद्रो की संख्या देखने को मिलती है। 1 मोल बराबर आप लोगों को दिखेगा 6.022 × 10⁻23। ये आप लोगों का क्या है, ये आपकी अवोगाद्रो संख्या है, डायरेक्ट पूछी जाती है। तो अब मोल संकल्पना क्या थी, इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखो ये परिभाषा नहीं आती हैं, सीधे वहाँ पर जो पूछा जाएगा मैं सीधे वही बता रहा हूँ। 1 मोल की जो संख्या है कितनी है, 1 अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अवोगाद्रो संख्या को Na से डिनोट किया जाता है, इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आगे बात करते हैं, तो देखो अगर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं परमाणुकता की, देखो परमाणुकता की देखो परिभाषा क्या लिखी है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। एकल परमाणु किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक परमाणु होंगे, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये इसको ढंग से देख लेना, महत्वपूर्ण है। द्विपरमाणु किसे कहेंगे, जिसमें 2 परमाणु होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, आयोडीन, क्लोरीन, ठीक है। इसको ध्यान से देखते रहना, क्योंकि ये प्रश्न यहीं से बनते हैं। यदि आपसे देखो पिछली बार क्या प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था, निम्न में से कौन सा द्विपरमाणुक नहीं है, द्विपरमाणुक नहीं है, वहाँ पर क्या दे दिया था, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये पता है आपको हीलियम क्या है, एक परमाणुक है। जितनी ये चीज़ें लिख रखी हैं इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं त्रिपरमाणुक की, तो क्या हो जाएगा O3 हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। चतुर्परमाणुक में यहाँ पर फास्फोरस हो रहा होगा, क्योंकि ये 4 चीज़ों से मिलकर बनाता है। जब मैं ये पूरा 11th क्लास के बच्चों को जब समझाता हूँ तब उनको पूरा बताता हूँ। अगर यहाँ पर अभी आपको जब 11th का पढ़ाऊँगा आगे, तब वहाँ पर मैं आपको फास्फोरस का पूरा चित्र बनाऊँगा, कैसे करके इसका पेंटागोनिक बनेगा, ठीक है। सारी चीज़ें पूरा अच्छे से बताऊँगा। अगर हम आपसे बात करते हैं अष्ट परमाणुक, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 8 परमाणु होते हैं। और ये पूरा का पूरा चित्र कैसे बनता है, जैसे आप लोगों की एक बॉल होती है, ठीक है। याद रखना, जैसे एक बॉल होती है वैसे ही करके आप लोगों का ये चित्र बन रहा होता है, ठीक है। ऐसे करके पूरी एक बॉल की तरह बन जाता है। ढंग से आप देखेंगे तो ये सल्फ़र का होता है, सल्फ़र अपने आप में फुटबॉल की तरह होती है, ठीक है। अगर आप जब पूरे सल्फ़र को देखेंगे तो 8 भागों में होता है, 8 इसके क्या होते हैं, यहाँ पर परमाणु होते हैं। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे,
ठीक है। परमाणुकता क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहलाती है। ठीक है। एकल परमाणु आपको बता दिए ये हैं। ठीक है। द्विपरमाणु क्या है, ये है, इनको ध्यान से देख लीजिए, अपना लिख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। चतुर्थ परमाणु क्या है, P4 है। त्रिपरमाणु क्या है, O3 है। अष्ट परमाणु S8 है। इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है। आगे चलते हैं, यौगिक के अणु में, यौगिक के अणु, अब बात करते हैं आगे, यौगिक के अणु की बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था यौगिक क्या है, एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर जो भी पदार्थ बनता है परंतु एक निश्चित अनुपात में होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक निश्चित अनुपात है, CO2 का एक निश्चित अनुपात है। तो ये क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या करेंगे, अयौगिक बनाते हैं। ये मैंने कल पूरा अच्छे से बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H2O क्या है, जब आप H2O को बनाते हैं ना, H2O बनाते हैं तो ऐसे करके बनाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका त्रिपरमाणुक है। जब आप H2O2 बनाएंगे तो क्या आएगा आप लोगों का, यहाँ पर जब आप इसको बना रहे होंगे तो आप लोगों की एक चतुष्फलक करके बनेगी। इस चीज़ को देख लेना, एक चतुष्फलक बनेगी। जब आप यहाँ पर H2O बनाएंगे तो आप लोगों की क्या बनेगी, त्रिपरमाणु से त्रिफलक बन रही होगी। ये 11th क्लास के अंतर्गत आएगा, जब हम आपको सिग्मा के बारे में अच्छे से समझा रहे होंगे और आप लोगों को पाई के बारे में अच्छे से समझा रहा हूँ, तब ये मैं आपको वहाँ बताऊँगा। अभी ये बहुत डीप में हो जाएगा वरना। ठीक है, आगे चलते हैं। आणविक सूत्र क्या है, वह सूत्र जिसमें यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित संख्या में होते हैं उसे आणविक सूत्र कहा जाता है। मैंने ऊपर बता दिया था। आयन, देखो अब मेन चीज़ क्या है, आयन। जैसे NaCl है ना, NaCl में यहाँ पर Na प्लस होगा और ये माइनस होगा, और जो ये प्लस है ना, इसको धनायन कहते हैं, इसको ऋणायन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं पूरा यहाँ पर लेकर आया हूँ पूरा का पूरा क्या कहते हैं, चार्ट, तब आपको मैं ढंग से बता दूंगा कौन धनायन है, कौन एक धनायन है, कौन दो धनायन है, ये सब भी अच्छे से आपको समझा दूंगा। जैसे कैल्शियम है तो 2 धनायन है इसमें। ठीक है, अभी देखेंगे आप 3 धनायन वाले मिलेंगे, 5 धनायन वाले भी मिलेंगे। ये सब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ जब पूरा चार्ट लेकर आऊँगा। बस अब आप अभी बस यहाँ पर परिभाषा देखें कि आयन धनायन क्या होते हैं, किसी भी अणुओं में जो भी आवेशित कण होता है उसी को धनायन कहते हैं। यदि वो प्लस में है यानी वो धन वाला दे रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, धनायन होगा। यदि इसको माइनस में कहेंगे तो वो ऋणायन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आयनिक यौगिक देखिए, अब आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, ये है आयनिक यौगिक। पूछे जाते हैं NaCl क्या है, यह एक आयनिक यौगिक है, याद रखना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। अभी मैं आपको बताऊंगा पूरे के पूरे कैसे करके क्या क्या है, तो ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, NaCl Na प्लस Cl माइनस होता है। यह एक क्या है, आयनिक यौगिक है। और याद रखना, इसमें अगर मैं बात करता हूँ तत्वों के प्रतीक की तो ध्यान से देखें। तत्वों के प्रतीक में ध्यान से देखें, देखो हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के लिए स्वयं एक प्रतीक दे रखे हैं ना। ठीक है, इसके अलावा कोई इसकी दूसरा नाम नहीं लेकर आएगा। देखो हाइड्रोजन को हम कोई दूसरा नहीं कह सकते। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूरेनियम को तो यू ही मिलेगा आप लोगों को। तो ये इसके अलावा इसका नाम कोई नहीं ले सकते। तो इसने क्या कहा है, तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप प्रतीक कहलाते हैं। किसी तत्व के प्रतीक उसके एक परमाणु को इंगित कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से तत्व के प्रतीक के पूरे नाम के पहले 2 अक्षर प्रतीक का पहला सदैव अक्षर जो होगा बड़ा होगा, दूसरा अक्षर छोटा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अब 2-2 वाले आ गए। अगर 2-2 वाले आएंगे तो पहला वाला क्या हो रहा होगा, बड़े लेटर में होगा, छोटा वाला यहाँ पर छोटे लेटर में हो रहा होगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। क्या लिखा है, निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक इनके पूरे नामों के पहले अक्षर है। जैसे बेरिलियम है तो इसके स्टार्टिंग के 2 अक्षर हो जाएंगे। लिथियम Li छोटा वाला हो जाएगा। निकिल हो गया Ni, निकिल हो गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें, इसको ढंग से आप लोग देखते रहना। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अभी होने को तो बहुत सारे हैं, जब मैं आपको पूरा का पूरा आवर्त सारणी लाऊंगा तब आपको पूरा दिखा दूंगा। ये मुझे बताने की, यहाँ पर देखो ये सब बताऊंगा तो ये बहुत छोटा वीडियो, मतलब आप समझ रहे ना। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, परंतु याद रखिए अगर मैं पूरा का पूरा बताऊँगा 118 तत्व तो ये अपने आप में ही 1.5 घंटा पूरे लगा देंगे। तो जितने हैं उनको आप ढंग से देख लीजिए। नियॉन को Ni कहते
कहते हैं, ठीक है। क्रिप्टॉन को Kr कहते हैं। यदि हम बात करते हैं इंडियम की तो In कहते हैं, रेडियम की Ra कहते हैं, बिस्मथ को Bi कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जिनॉन को तो क्या है Xe कहते हैं, ठीक है। कोबाल्ट को Co कहा जाता है। यही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इन चीज़ को आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे देखें। कैल्शियम को Ca है, ऑर्गन को Ar कहते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लेना। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। रासायनिक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तत्वों के प्रतीकों तथा संयोजकता की सहायता से एक रूप यहाँ पर दे रखा है। रासायनिक देखो ये क्या है, ध्यान से देखिए। ये एक रासायनिक सूत्र है, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे करके इनका नाम यहाँ पर दर्ज होता है, इसके लिए ये यहाँ पर आपको सूत्र समझाया गया है। जैसे Mg+2 है, ठीक है, और N3- है। तो यहाँ पर N3- को नाइट्रेट ही क्यों कहा गया, नाइट्रेट क्यों कहा गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट क्यों कहा गया, ये सारा कैसे करके नाम पड़ता है मैं अभी आपको यहाँ पर देखो पूरा अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि एकल संयोजी मिलेंगे आपको, द्विसंयोजी मिलेंगे, त्रिसंयोजी मिलेंगे, चतुर्संयोजी और पंच संयोजी आपको ये पूरे मिल रहे होंगे। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि हाइड्रोजन H+ है, क्यूप्रिक Cu है, एल्युमिनियम Al3+ है, ठीक है। 3+ वाले सारे कर लेना, ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। चतुर्संयोजी देख लीजिए सारे हैं। आर्सेनिक की बात करते हैं तो पंच संयोजी देख लीजिए। यहाँ पर फास्फोरस आप लोगों को किस में देखने को मिल रहा है, P5 में देखने को मिल रहा है, प्लेटिनियम Pt4 में देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फास्फोरस भी यहाँ पर पंच संयोजी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे Q+ आ गया, Cu+ आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में अभी आपको यहाँ पर एक, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था मैग्नीशियम नाइट्रेट के बारे में बताया था, तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम तो +2 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम +2 है। अब नाइट्रेट की बात करते हैं तो नाइट्रेट कहाँ से देखने को मिलेगा आपको, यहाँ से देखने को मिलेगा। तो नाइट्रेट किस में है आपके, यहाँ पर जाएंगे तो नाइट्रेट आपका आएगा, यहाँ पर जाएंगे तो ये आया आपका नाइट्रेट। देखो ये पूरा नाइट्रेट है। ये पूरा का पूरा आप लोगों को किस में देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा आप लोगों को किस में देखने को मिलेगा, ये पूरा जो आपका चार्ट है, इससे आप लोग क्या करेंगे, रासायनिक सूत्र आराम से बना सकते हैं। यदि आपको ये चाहिए होगा ये वाला जो आपका है, तो मैं इसको आपको एक अलग से यहाँ पर दे दूंगा, नहीं तो आप लोग आराम से इसका पहले स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इससे क्या हो सकता है ना, देखो जो सामने लिख रखा है इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर देखो जो लिखा है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, इससे क्या होगा ना, यहाँ से आप लोगों को क्या बनेंगे, रासायनिक सूत्र बनाओगे आप और उनके नाम यहाँ पर बना सकते हो। प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं यहाँ से। कैल्शियम फास्फेट का क्या सूत्र है, देखो मैंने क्या बोला, कैल्शियम फास्फेट का ना, तो सबसे पहले कैल्शियम कितना है, यहाँ से देखो मैंने बोला कैल्शियम फास्फेट। देखो मैं आपको पूरा एक उदाहरण समझा देता हूँ। कैल्शियम फास्फेट का तो Ca कितना है यहाँ पर, Ca+2। अब हम ढूंढेंगे फास्फेट किस में जाएंगे, एक तो हमारे पास प्लस वाला आ गया, अब एक माइनस वाला ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वाला जाएंगे तो फास्फेट आपको कहाँ पर आएगा, फास्फेट आपको देखो पहले ही दिख गया यहाँ पर त्रिसंयोजी में। तो कितना होता है Ca+2 और यहाँ पर क्या आएगा PO4-3, ठीक है। एक चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट का आ गया आप लोगों का। ये चीज़ें सारी चीज़ें जब आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, देखो यहाँ से ही आप लोगों के क्या बनेंगे, फॉर्मूले बिल्कुल तैयार होते हैं। यदि आपको पूरे बनाने हैं, देखो इसके लिए क्या है, आपको एक अलग से अपनी पूरा यहाँ पर देना होगा, पूरा दिन देना होगा कि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनकर आपके आते ही आते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ प्रश्न की तरफ चलते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखते हैं, तत्व द्रव्यमान के किस अनुपात में संयोज करके यौगिक बनते हैं, तत्व यहाँ पर स्थिर अनुपात में, ठीक है। याद रखना एक स्थिर अनुपात में बनते हैं। ये सीधे प्रश्न वन लाइनर वाले हैं, इसको अच्छे से कर लेना। लगभग मैं 50 प्रश्न यहाँ पर लाया हूँ, पूरे प्रश्न आप लोग अच्छे से मेरे साथ कर लें। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, मैंने आपको बता दिया था ऊपर कि देखो यहाँ पर देखो मेन चीज़ क्या है, ऊपर मैंने आपको एक बताया था इससे पहले, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने इससे पहले आप लोगों को ये बताया था, इस चीज़ को देखें, पूरा ढंग से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हम लोगों को जल्दी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है रासायनिक संयोजन के नियम। यहाँ पर एंटोनी एल लेविसॉय और जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा रसायन संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया गया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो वहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो,
यहाँ पर पूछा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित किसने किया था, तो यहाँ पर लोमोनोसोव, याद रख लेना, लोमोनोसोव के द्वारा 1756 में किया गया है। ये प्रश्न भी बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्रव्य की ये क्या लिखा है, अविनाशिता का मतलब क्या है, अर्थात द्रव्य को ना ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये किसके अनुसार है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, किसने दिया था, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ इस समीकरण के अनुसार, किस समीकरण के अनुसार द्रव्य को यानी पदार्थ को ऊर्जा और तथा ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है, तो EmC² के द्वारा इसको बदला जा सकता है। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादित किसने किया, मैंने ऊपर बताया था, प्राउस्ट ने किया है। देखो मैंने यहाँ पूरे के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग अब इसको गलती मत करना। देखो इससे पहले जो द्रव्यमान का था, तो सबसे पहले द्रव्यमान का आया था 1756 में, वो किसने किया था, लोमोनोसोव ने किया था। इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। और प्राउस्ट ने कब किया था, वो 1756 में था, और ये 1799 में प्राउस्ट के द्वारा स्थिर अनुपात का हुआ है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट पर तनु HCl से अभिक्रिया करके कार्बन को वायु में जलाकर अथवा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। तीनों विधियों में से CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान की दृष्टि से 12-32 अथवा 3:8 के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। ये आंकड़े रासायनिक संयोजन के कौन से नियम की पुष्टि करते हैं, तो ये किसकी करते हैं, स्थिर अनुपात की। ये मैंने ऊपर आपको पूरा अच्छे से बता दिया था, ध्यान से अगर आपने करा होगा कि Mg, देखो मैंने वहाँ पर समझाया था Mg+O2 और MgO2, ये मैंने पूरा बताया था। इनकी एक है, यहाँ पर दो है, तो इनको बराबर करने के लिए, हम लोगों को संतुलित करने के लिए 2MgO2 करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। AMU को क्या प्रदर्शित करता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई करेगा। पर कार्बन का कौन सा समस्थानिक तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने हेतु है, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन 12। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। कार्बन के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग द्रव्यमान तथा हाइड्रोजन 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणु के औसत सापेक्ष द्रव्यमान होता है, जबकि उसकी तुलना कार्बन परमाणु 12 समस्थानिक का द्रव्यमान का मानकर की जाती है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये इसको परिभाषित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकतर तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान अंशतः फ्रैक्शनल होते हैं, वे क्या व्यक्त करते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, तत्वों के अधिकांश परमाणु द्रव्यमान आशय उनके समस्थानिकों से है। ठीक है, मोल मैंने आपको बता दिया था, किसी पदार्थ के 1 मोल की मात्रा उसके कण में उपस्थित होते हैं, जितने कार्बन 12 के होते हैं ठीक उतने ही ग्राम में परमाणु की संख्या भी होती है, मैंने आपको पहले बता दिया था। आगे चलते हैं। मोलर द्रव्यमान मैंने आपको अच्छे से बताया था, किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। याद रखना, महत्वपूर्ण है, ग्राम में जब हम व्यक्त करते हैं। मोल संकल्पना भी मैंने आपको अच्छे से करवाया था, जिसमें हमने एवोगाद्रो के बारे में बताया था। ये एवोगाद्रो संख्या है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी तत्व के एक द्रव्यमान परमाणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, तो ये मैंने साफ बता दिया था, एवोगाद्रो संख्या, इस चीज़ को देख लेना। क्या सोडियम कैल्शियम 1 ग्राम मोल के परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न होगी, नहीं, इनमें से परमाणु की संख्या समान होगी, इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं, यौगिक के सूत्र पर चलते हैं। तो यौगिक का सूत्र मैंने कल आपको अच्छी तरह बता दिया था। इसके बाद आगे ये देखते हैं, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18वां, एक बड़े पात्र में 2 बीकर रखे हैं, लेड नाइट्रेट के विलयन दूसरे सोडियम सल्फेट का विलयन है। पात्र को तोल लेते हैं, बीकर के विलयन में भली भांति मिला देते हैं, तो पात्र
पुनः तोल लेते हैं तो क्या द्रव्यमान परिवर्तित होगा। मैंने पहले ही बोला था कभी भी द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, द्रव्यमान जितना स्टार्टिंग में होता है उतना ही लास्ट में होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगर आगे देखेंगे, क्या कैल्शियम के 1 मोल का भार उतना ही होगा जितना कार्बन के 1 मोल का। नहीं, कैल्शियम का क्या है, ध्यान से सुनो, कैल्शियम का जो 1 मोल का भार है वो 40 ग्राम है और कार्बन का 12 ग्राम है। मैंने आपको अच्छे से बताया था, सोडियम का 32 ग्राम है। ठीक है, मैग्नीशियम का 24 ग्राम है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा था, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं। कार्बन तत्व, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कार्बन तत्व के निश्चित 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं। क्या इस संख्या में कोई नाम है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिए।